हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्सेटाइल स्टडी एंड ब्लॉग्स। आज का हमारा वीडियो होगा यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एओ एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी के बारे में। एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है, 5 सितंबर को हमारा ये एग्ज़ाम होने वाला है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो हम स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी के बारे में। उससे पहले हम एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस समझ लेते हैं एक बार, ताकि हमें आसानी हमें समझ तो आए कि हमें किस लेवल पे कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्ज़ाम 300 मार्क्स का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यूपीएससी हमेशा ही मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखती है एज पर माई नॉलेज। एंड 2 घंटे का ये पेपर होगा आपका। फिर आपके सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है, मैं दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। बैंकिंग में 5 ऑप्शन होते हैं, IBPS जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, बट आई थिंक अदर एग्ज़ाम्स में 4 ऑप्शन ही होते हैं। एंड बाईलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश आपका पेपर होगा। देन हम आते हैं सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारे ये 10 सब्जेक्ट्स की डिटेल ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने बताया था कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किससे कितने आए हैं। उस समय भी मैंने एक पेपर पैटर्न अप्रोच बताई थी, बट अभी एग्ज़ाम्स हैं, 2 महीने में हमें इस स्ट्रैटेजी को फटाफट समझ लेना है। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम के लिए 2 महीने हैं। तो देखिए 60 दिन आपके पास, आप मान के चलो ये एग्ज़ाम के लिए है आपके पास। ठीक है, इस 60 दिन में आप लेके चलो कि 50 डेज़, 60 दिन की बजाय करीब करीब 60 से ऊपर ही है अभी, बट ठीक है, ये मान के चलिए कि 50 डेज़ हम मान के चलते हैं रादर देन 60 डेज़। क्योंकि जो 50 डेज़ में आपके यहाँ पे कितने हैं, अराउंड 9 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब करीब करीब अगर 10 ले लें तो 5-5 दिन, थोड़ा सा बढ़ जाएगा 5 दिन से ऊपर। ठीक है, तो अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको आप एक काम कीजिए, 5-5 दिन की जगह अगर आप 5-5 दिन भी लेते हैं, 5 या 6 दिन लीजिए एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में। ठीक है, अगर आप 9 सब्जेक्ट हैं अगर लेते भी हैं तो भी 5 से 6 दिन लीजिए एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मान के चलिए। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि उनको 6 दिन या 5 दिन की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 दिन में भी कवर हो सकते हैं। तो ये आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, है ना। तो इस पर हम रिजिड नहीं हो सकते, बट हाँ एक आप एवरेज निकाल लीजिए कि हमें एक सब्जेक्ट पे कि 5 से 6 दिन देने हैं एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्ज़ाम का, ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपके पास करीब 50 दिन मान के चलो। ठीक है, मैंने 50 दिन इसलिए लिया 60 दिन होने के बाद भी, इसलिए कि गाइज लास्ट के 10 डेज आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिविज़न करना है। 10 दिन कम से कम सुबह उठते रात उठते रिविज़न कीजिए। ठीक है, एंड इसके अलावा वीक में एक बार एवरी संडे आप डिसाइड कर लो, एनी डे इन अ वीक, आप मंडे से लेके संडे तक में कोई भी एक वीक डिसाइड कीजिए जब आप वहाँ पे एक टेस्ट सीरीज़ आप दे सकें। ठीक है, एटलीस्ट एक अभी से देना स्टार्ट कीजिए, सो दैट आपको पता चलते रहेगा कि आप किस लेवल पर हैं। और आप टेस्ट सीरीज़ या तो कोई बुक परचेस कर लीजिए और ऑफलाइन मोड पे दीजिए, या कोई भी ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट या परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर लीजिए, या आपकी अपनी अपनी क्षमता और नीड के बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम समझते हैं कि क्या सब्जेक्ट को हमें सबसे पहले फोकस करना। हमारा पहला सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश है। कुछ मेन सब्जेक्ट आप ये देख लो जिसको फोकस करना है। फोकस एरिया क्या होना चाहिए आपका, इंग्लिश फोकस कीजिए, स्कोरिंग है। ठीक है, मैथ्स प्लस रीजनिंग इसको फोकस कीजिए। ठीक है, देन इसके बाद रीजनिंग के बाद आप आइए आपके टॉपिक इसमें से ये हिस्ट्री वाला जो कि आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इस पर आइए। फिर आइए आप इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी पर, ये एक टॉपिक है। तो ये जो आपको 5 टॉपिक दिख रहे हैं, इस पर आपको फोकस करना है। देखिए गाइज, ये हैं कॉमन सब्जेक्ट्स। हाँ, इसके अलावा जो ये साइंस एंड टेक्स्ट से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये इजी भी हैं। देखा पिछले साल के आप पेपर अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो गाइज प्लीज़ सबसे पहले तो पेपर देखो आप, बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक बार पेपर पूरा डिटेल डिस्कशन कर लूँगी। अदरवाइज़ मैंने लेबर लॉ से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आए थे वो मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है। आप देखना चाहो उस वीडियो को तो देख सकते हो, मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप ये इन 6 टॉपिक्स पे तो अपना कमांड करो ही। आप सोच लो इन 6 का ही काफ़ी वेटेज है। एंड हाँ, सब्जेक्ट वाइज हर
सब्जेक्ट को नंबर ऑफ क्वेश्चन का कितना वेटेज मिला था, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ, आप उससे भी प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिए। मैं अभी यहाँ नहीं डिस्कस कर रही क्योंकि फिर ऐसे वीडियो बहुत ज़बरदस्ती लंबा खींचेगा। हम अब स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल इंग्लिश से। ठीक है, जनरल इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि इंग्लिश में बेसिक क्या है, ग्रामर है, ग्रामर प्लस वोकैबलरी है। ठीक है, तो ग्रामर में बेसिक आपको एरर फाइंडिंग आ सकती है। ठीक है, एरर फाइंडिंग आ सकती। इसके अलावा यहाँ पर जो आएगा वो वोकैब सेक्शन ही आएगा। ठीक है, आपका वोकैब सेक्शन ही आएगा। तो वोकैब में भी आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडियम एंड फ्रेजेस पे फोकस कर लीजिए, उस पर ही आपका काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। ग्रामर में तो ग्रामर का एक एक टॉपिक, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एंड जो भी जितने भी टॉपिक्स आते हैं सारे, है ना, कंजंक्शन हो गए, जो बेसिक एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जिससे आ सकते हैं, आर्टिकल्स हो गए, ये सारे आप एक बार फटाफट एक देख लीजिएगा। अब देखिए, जो बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो यूज टू हैं, बट यूपीएससी जो कोर हार्ट यू सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसमें सिलेबस ग्रामर का है नहीं, तो वो एक बार देख लें। बहुत ज़्यादा नहीं, आपके पास अभी 20 दिन का समय, अगर आप 4-5 दिन भी देते हो सब्जेक्ट में और आपको लग रहा हो तो आप एक्सटेंड कर लो, बट इंग्लिश में स्कोर करना ज़रूरी है। वोकैब के लिए आप कुछ मत करो, एटलीस्ट रोज़ 20 से 30 वर्ड ही याद करिए, काफ़ी होंगे। इतना तो कम से कम आप कर ही सकते हो, लोड ज़्यादा नहीं दिए। और आपकी अपनी कैपेसिटी, अगर 50-50 वर्ड्स भी आप देख लोगे तो काफ़ी ज़्यादा, आप 60 दिन है आपके पास 50 वर्ड याद करने के लिए, तो आप समझ रहे हो कितने सारे वर्ड्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना। तो आप ये देख लो। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारे इंग्लिश का आपने समझ लिया। देन इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे। अब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का क्या है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का आप ये देखो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मींस ओनली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए हैं आपको याद रखना है। जैसे कि बंगभंग विभाजन हुआ था जिसके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर सत्याग्रह हुआ, ठीक है, जिसको ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोला, नमक तोड़ो आंदोलन के टाइम पे दांडी मार्च यात्रा हुई। ये सारी क्रोनोलॉजिकल एक क्रोनोलॉजी बनाइए, ठीक है, वो वहाँ से स्टार्ट कीजिए। बेसिकली हमारा जो कह सकते हैं जो पहला रिवोल्ट हुआ था वहाँ से स्टार्ट कीजिए, जहाँ पर आपका बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वहाँ से स्टार्ट करते 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 टिल इंडिया इंडिपेंडेंस, और जब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट बनी, असेंबली बनी है, वहाँ तक हमें ये पूरा टॉपिक को कवर करना है। तो आप समझिए कि जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो पहला जो रिवोल्ट हुआ था उस रिवोल्ट से लेके आपको, ऑल्दो कि लास्ट के पेपर में रिवोल्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 1857 की जो लड़ाई हुई थी उससे तो क्वेश्चन नहीं आया है, बट फिर भी सेफ साइड ले सकते हैं। टिल इंडियन इंडिपेंडेंस तक लीजिए, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक यहाँ पर काम होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या करोगे, इससे जो भी रिलेटेड पर्सन है, जितने भी आपके लीडर्स आए, सारे लीडर के बारे में जानिए कहानी, सारे लीडर्स के बारे में आपको कहानी जाननी है, ठीक है। और सारे यहाँ पे जितने भी आपके लीडर्स हैं उसके बारे में यहाँ पर आप लिखो कि जो भी लीडर्स हैं उनके क्या, उन पे अभी यहाँ पे उन्होंने जितनी बुक्स बनाई, जितनी भी मैगज़ीन ली, ठीक है, और जो भी मैगज़ीन उनके प्रकाशित हुई, बुक हुई उनके, या कोई न्यूज़पेपर या जो भी, या वो लीडर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब भी प्रेसिडेंट बने उनके बारे में आपको बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इसके बाद आप यहाँ पर जो भी वायसराय स्पेशली जितने भी आए, ठीक है, गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब कहानी जो भी है इसके बारे में एक शॉर्ट व्यू देख लीजिए। स्पेक्ट्रम, अगर आपके पास बुक पढ़ी है तो अच्छी बात है। स्पेक्ट्रम में जो है आप ध्यान दोगे तो उसके पीछे एक ऐसे अपेंडिक्स बने हुए, वहाँ पर बहुत अच्छी लिस्ट बनाई हुई है, बस वो लिस्ट भी आप पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज एनसीईआरटी इज़ गुड, ठीक है, एनसीईआरटी अच्छी है। अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो मुझे लगता है कि काफ़ी क्वेश्चंस तो वहीं से कवर हो जाएंगे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ऐसे ही पढ़ना, आपको क्रोनोलॉजी, लीडर्स उठाने, लीडर्स से रिलेटेड अब आप पढ़ लो कि उन्होंने अगर कोई सोसाइटी बनाई हो, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज के बारे में
पढ़ लिया। या इसके अलावा आप देख सकते हो कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज के बारे में पढ़ लिया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने की। ऐसे करके जिनने जिनने जिसकी की, है ना, कई सारे मूवमेंट हुए, कई सारे एसोसिएशन बने, कई सारे लाला लाजपत राय के बारे में आप पढ़िए, लाल बाल पाल, ये जो 3 फेमस थे, इनके की गणेश पूजा, ये वो एक मतलब क्रोनोलॉजी आप लोगे एग्ज़ाम की तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, एक पूरी क्रोनोलॉजी उठाइए, लगातार पढ़ते जाइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना, ए ओ ह्यूम्स ने बनाया, और कौन थे कमेटी में, क्या बने, कितने लोग प्रेसिडेंट बने, उस प्रेसिडेंटशिप में क्या हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका लाहौर का सेशन, जहाँ पर जो है सेल्फ इंडिपेंडेंस स्वराज की मांग की गई थी। अब स्वराज की मांग क्या पहली बार उसी दिन की गई थी? नहीं, उस बार नहीं की गई थी, उससे पहले भी दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज। ये मतलब ये जो है सारा इंटरलिंक्ड है, स्टार्ट करते जाइए। और जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन मिले उनसे रिलेटेड बुक्स या उनके ऊपर लिखी हुई बुक्स, जैसे पिछली बार ऑटोबायोग्राफी पूछ ली थी कारवे जी पर, ठीक है, उनकी बुक थी, उनके ऊपर लिखी ऑटोबायोग्राफी थी लुकिंग बैक, ठीक है, ये हो गया। या आर्य समाज महिला सदन, आर्य समाज की सदस्य पंडिता रमाबाई आई गेस था, ठीक है, और उनके बारे में पूछ लिया था। तो ये सारे इस टाइप से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो आप बेसिक जो क्वेश्चन का पैटर्न समझिए वो यही है कि ज़्यादातर ऑथर पे फोकस किया, एंड जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे उनके रिलेटेड मैगजीन, न्यूज़पेपर या कुछ भी जो भी प्रकाशित है सिर्फ उन्हें ही पढ़ो। एक स्टोरी की तरह पढ़ते जाइए, और रोज़ पढ़ेंगे तो रोज़ पढ़ते पढ़ते रिवीजन हो जाएगा। एक बार तो किताब अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़िए, ठीक है। अब रहता है, अगर आप अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक दिन में या तो पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, या तो अपने चाहिए तो 2-3 सब्जेक्ट अल्टरनेट डेज में, 3-3 सब्जेक्ट एक दिन में, फिर अल्टरनेट डे, फिर ऐसे करके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। बस मैं यहाँ पे ये बता दे रही हूँ कि आपको क्या टॉपिक अभी पढ़ने हैं, क्या छोड़ देना है एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि यही लास्ट ईयर आए हुए हैं। फिर हम यहाँ करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़ में भी, करंट अफेयर्स में आप जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्पेशली सोशल इशू, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, उसको ही देखिए। कोई नई योजना आई हो, ठीक है, जैसे अटल पेंशन योजना हो गई, इस टाइप के रिलेटेड और भी जितना हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल योजना हो गई, या कितनी जो भी योजना आई हुई जो कि हमारे लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इनसे रिलेट करती हो, इन सारी स्कीम्स को ज़्यादा फोकस करना है। और इसको पढ़ने के लिए मैंने अपने पहले भी वीडियो में कहा था, मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही क्योंकि मैं खुद फॉलो करती हूँ ये अपने करंट अफेयर्स के लिए। आप विजन आईएएस की ले सकते हो, या प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ सकते हो, या क्रॉनिकल्स आती हैं, कई मैगजीन्स आती हैं जिसमें आपको जो सुटेबल लगे आप पढ़ सकते हो। या अदरवाइज़ आप कई सारे ग्रुप्स, चैनल्स ज्वाइन कर सकते हो जिसमें कि एक डिटेल, एक शॉर्ट करंट अफेयर्स इश्यूज चलते रहना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे सेल्फ बुक्स रीडिंग ज़्यादा पसंद है क्योंकि कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है उससे, रादर देन इधर ऐसे शॉर्ट देखने से, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी में अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड है। इकोनॉमी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पिछली बार भी पूछा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में कि क्या है, उसके फीचर्स पूछे थे, ठीक है। तो इसके अलावा इंडियन पॉलिटी में जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पूछ लिया था, इनमें से कौन से स्टैट्यूटरी बॉडीज़ नहीं हैं। तो ये इस टाइप के बेसिक ही क्वेश्चन थे, टफ नहीं थे, बट एक बार तो हमें जाना ही पड़ेगा। पॉलिटी बेसिक, इंडियन पॉलिटी में भी आप क्या ही देख सकते हैं। सबसे पहले तो इंडियन पॉलिटी पढ़ने का जो अप्रोच आप समझो कि जब आप, पहली बात तो इसमें आप फंडामेंटल राइट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। इसके बाद डीपीएसपी पढ़ लीजिए, डीपीएसपी का और फंडामेंटल राइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। कई सारे राइट्स दिए गए हैं यहाँ पर आपके सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में भी, मैंने वीडियो बनाया उसमें बताया है मैंने, ठीक है। प्रीएम्बल के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रीएम्बल में जो 42nd अमेंडमेंट हुए थे जिसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देन इसके अलावा जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट, जितने भी जो फेमस अमेंडमेंट्स हैं वो पढ़ लीजिए। स्केड्यूल्स पढ़ लीजिए, ठीक है, सारे के सारे स्केड्यूल्स पे आ जाते हैं। स्केड्यूल 1 से लेके 12 तक क्या कहते हैं, कब कौन सा ऐड हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर ऊपर तो पढ़ ही लीजिए। इसके बाद जब आप पार्लियामेंट पढ़ें तो पार्लियामेंट के साथ साथ आप असेंबली भी पढ़िए। पार्लियामेंट में जैसे कि 3 है, प्रेसिडेंट से लेके लोकसभा, राज्यसभा, 3 से पार्लियामेंट बनती है। उसी तरीके से आपके गवर्नर,
प्लस आपका जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, या लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, हर स्टेट में नहीं है काउंसिल, इसलिए ये तीनों से मिलकर ये बनता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट से मिलकर ये बनता है। इनकी कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जल्दी भी कंप्लीट होगा और आपको इजी भी पड़ेगा पढ़ना। इन द सेम वे आप जब हाई कोर्ट के बारे में पढ़ें, जैसे कि आप जब जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं, तो जुडिशरी में आपको पता है कि सेंट्रल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट पे कैसे अप्रोच है, इसमें कैसे बनते हैं, से इन द सेम वे स्टेट पे हाई कोर्ट्स कैसे काम करती है, इन द सेम वे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट होता है या अलग अलग ग्राम न्यायालय बनते हैं। उस टाइप से ये कैसे एक सीरीज़ में पढ़ते जाइए, आपको आसान पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पंचायत सिस्टम पढ़ना है, पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम पंचायत में भी आप जब ग्राम पंचायत पढ़ेंगे तो ग्राम पंचायत के साथ साथ नगर निगम भी पढ़िए। यहाँ भी 3 टायर सिस्टम है, यहाँ भी 3 टायर सिस्टम है। इसी तरीके का आपको पूरा इस तरीके से इकोनॉमी को पढ़ना है, इससे आपको इजी भी हो जाएगा, आप जल्दी कवर भी कर लेंगे। अब इसके अलावा जो अगला टॉपिक आप पॉलिटी में कवर करोगे वो हमारा होगा स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ठीक है। स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ये जो आपकी बुक है लक्ष्मीकांत, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, उसमें सारा पढ़ लीजिए। यूपीएससी के बारे में, स्टेट पीएससी के बारे में, या आपके इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, इस तरीके से जितने भी कमीशन हो गए, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये सारा आप उससे पढ़ सकते हैं। नीति आयोग के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर आप प्लानिंग, और जब आप इकोनॉमी में आए तो प्लानिंग कमीशन के बारे में, जो उनके 12 प्लान थे ना 2012 से 17, जो कि बाद में ख़त्म करके नीति आयोग ने ले लिया, तो उस समय पे 15 में रिपील्ड हुआ है। तो 15 तक जो भी प्लान थे, 15 के बाद नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सारी चीज़ें ये इकोनॉमी में बेसिक इकोनॉमी को समझिए। डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ लीजिए। इसके बाद प्रोडक्शन फैक्टर्स के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड के बारे में पढ़ लीजिए। फैक्टर्स प्रोडक्शन जो भी अफेक्ट करता है, ये कंपटीशन, मोनोपोली के बारे में या मोनोपोलिस्टिक के बारे में, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसके बारे में जो बेसिक इकोनॉमिक टर्म है। फिर इसके अलावा आप जाइए बैंक रेट्स में, बैंक के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। बैंक के बारे में, बैंक रेट्स के, बैंक का पूरा सिस्टम ही आपका बैंक का पूरा सिस्टम ही है। बैंक रेट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। बैंक के बाद आपके आरआर, रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। फिर आपके सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, एसएलआर और भी, ठीक है, मार्जिनल लेंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये एमएलआर, ठीक है। ये जो ये सारे जितने भी और भी कई सारे हैं, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप टाइप ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब जितनी भी आप इकोनॉमी बेसिक क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। नॉट लीस्ट, लास्ट नॉट द लीस्ट, कि आपको इसके अलावा जो मेरे दिमाग में आ रहा है, रिजर्व बैंक के बारे में पढ़िए। रिजर्व बैंक की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, पिछले बार भी क्वेश्चन आए हैं, कई एग्जाम्स में आते हैं एक्चुअली। तो रिजर्व बैंक में जो भी अपडेशन हुआ है उसको देख सकते हैं। प्लस इनकी जो 2 पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी देखिए। ये सारे जितने टर्मिनोलॉजी मैंने अभी तक बोली है, इसे आप नोट डाउन करते चले जाइएगा वीडियो में पॉज करते हुए। एंड इसके अलावा आप जो है ये सारा पढ़ लीजिए। और भी हो सकता है कुछ टर्म्स मुझसे छूट गए हों, तो आप ये बेसिक आप लास्ट ईयर के पेपर देखो, बार बार देखो, आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ ये देखना है, टाइम कम है तो आपको देखना है कि क्या आपकी इसमें क्या आपको वो पढ़ना है जिससे आपको मार्क्स मिल सकता है। आप कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं पूछते हैं कि क्या 2 महीने में एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। कई लोगों का आप देखोगे 2 महीने में एग्ज़ाम क्रैक करो, तो गाइस देखो ये होता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम लेके बैठे हो तो 2 महीने में तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि सामने वाला 2 साल से पढ़ रहा है इस एग्ज़ाम के लिए। तो कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज अपडेशन आपसे बेटर होगी। तो ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि 2 महीने में आप पहले से पढ़ रहे हो, पहले से आपने इकोनॉमी पढ़ रखी है, आपको रिवीजन ही करना है, ब्रशअप करना है। नया लेके बैठोगे तो 2 क्या 6 महीने लगते हैं इकोनॉमी समझने में, ठीक है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे ये इसके नेक्स्ट टॉपिक जनरल साइंस का बेसिक क्वेश्चन है। पहले भी बुक लिस्ट वाली आप वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने डिटेल बुक्स बताई हैं किसके लिए कौन से रेफर करनी। आप यहाँ पे लूसेंट भी देख सकते हो जनरल साइंस के लिए, जो कंप्लीट आती है ना पूरी लूसेंट
फिर जनरल नॉलेज के लिए भी लूसेंट की किताब आती है करंट अफेयर्स की, अरे सॉरी ये कंप्यूटर अवेयरनेस की देख सकते हैं। एंड आप यहाँ पे देखोगे कि कंप्यूटर अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आए थे वो समहाउ इजी ही पिछली बार मैंने देखा कि वो शायद इसके मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बेसिक आपका पूछ लिया था क्वेश्चन, आई गेस आपका CD रोम के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। इसके अलावा वायरलेस नेटवर्क के बारे में शायद पूछा था, ब्लूटूथ के बारे में पूछा था, और इस टाइप से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आपका हार्डवेयर है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। मतलब बेसिक है कि ईजिली ही बन जाएंगे, क्योंकि आजकल हम सब लोग लैपटॉप और इन सब में ही रहते हैं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। उन्होंने बहुत टफ पूछा ही नहीं, बार बार का ऊपर ऊपर का पूछ लिए। नहीं भी पढ़ रहे होगे तो कॉमन सेंस से ही आंसर आ जाएंगे, बट फिर भी एक बार कंप्यूटर अवेयरनेस को अच्छे से ही निपटा दीजिए। क्यों इसमें एक नंबर के भी मतलब एक क्वेश्चन भी क्यों लेफ्ट करना है और क्यों गलत करना, ठीक है, ये सेल्फ हार्म होगा, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस पे बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये तो होगा हमारे मेन टॉपिक जिससे आपको मार्क्स उठाने हैं। हाँ, इसके अलावा आपके मैथ्स में तो भाई जो मैंने अभी तक पेपर देखा है, मैथ्स का लेवल तो CGL का ही लेवल है, मैथ्स ईजी नहीं है। अगर आप CGL लेवल की प्रिपरेशन पर हो तो मैथ्स आप सॉल्व कर ले जाओगे। मैथ्स का पेपर टफ है, क्योंकि टफ इन द सेंस कि मॉडरेट लेवल है, बहुत इजी भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। स्पेशली उन्होंने जो क्वेश्चन आपसे एडवांस मैथ से अच्छे क्वेश्चन किए हुए हैं, इन्होंने एडवांस मैथ से क्वेश्चन किया है, अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन है, अलजेब्रा से क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। मतलब कि आप देख सकते हो कि हर टॉपिक को उन्होंने मैथ्स के उठाया है, कवर करने की कोशिश की है। तो मैथ्स के लिए भी आप अगर RS अग्रवाल की बुक है या राकेश यादव सर की बुक है, आप या कई सारे वीडियो चैनल हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं, मैथ्स के शॉर्टकट्स हैं एंड डिटेल भी है, ठीक है। तो आप उन सारे वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं मैथ्स के लिए। अगेन रीजनिंग का लेवल, रीजनिंग में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, जो क्योंकि रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो कुछ इस टाइप से केस दे दिया था, और आपको एक वेन डायग्राम के थ्रू आपको वो बताना था, ठीक है, कि शायद टी प्रोडक्शन था कि असम और बंगाल का, नाइदर इन बंगाल और आसाम, ऐसा कुछ करके था। तो आपको उसमें डायग्राम पहचानना था, एक मिरर इमेज पूछ लिया था। तो बेसिक ही रीजनिंग का पेपर काफ़ी बेसिक लगा। अगर आप रीजनिंग प्रैक्टिस में हो तो आप इजीली रीजनिंग कर ले जाओगे। तो ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट थे, जहाँ आप ये समझ लो कि इंग्लिश पे आपको स्कोर अच्छा रखना है, मैथ्स पे और रीजनिंग पे तो आप इतनी प्रैक्टिस करो कि अगर आपसे 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोनों मिला के, तो आप 20/20 लेकर ही आओ। कोशिश करो कि आप 20 नहीं तो कम से कम 16-17 नंबर लेकर आओ। मतलब यहाँ पे हारने की चांस के बारे में सोचो मत। इंग्लिश में भी अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एटलीस्ट 18 तो आप सही करके आओ, ठीक है। एंड इसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी में कोशिश कीजिए कि अच्छा कर सकते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टफ हो सकता है पढ़ना, बट अगर आप ये स्पेक्ट्रम या फिर NCERT आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारे बुक्स से आप एक बार अगर गो थ्रू हो जाए, या किसी कोचिंग के नोट्स या आपके अपने नोट्स जो भी बने हो, जो भी सोर्सेज हो उससे पढ़िए, ठीक है। बुक्स, बुकलेट और रिसोर्सेज मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद हम अब आते हैं मेन 3 टॉपिक जो डिफरेंट होते हैं: जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड आपका सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरली आपको डिफरेंट एग्जाम्स में मिल सकते हैं। जैसे SSC में आपके Tier 2 में ये अकाउंट्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, एंड आपका जो लेबर लॉ या सोशल सिक्योरिटी, ये जो टॉपिक्स है, या तो ये SO स्पेशलिस्ट IBPS SO के एग्ज़ाम्स में, या फिर आपके मैनेजमेंट ट्रेनिंग के एग्ज़ाम्स में डिफरेंट वो भी वो जो पर्टिकुलर बैकग्राउंड से, स्पेशली मैनेजमेंट बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, उनसे ही ये क्वेश्चन आता है, मैनेजमेंट या कॉमर्स बैकग्राउंड को, तो ये उनके लिए होता है। तो इसके लिए भी TS ग्रेवाल थी, जिसको आप देख सकते हो। लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए पर्टिकुलर कोई बुक मुझे वैसी मिली नहीं, तो इसके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट हो, ठीक है, जिसमें कि आपका लेबर जो लेबर वाली वेबसाइट है वो आप देख सकते हो, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाली वेबसाइट हो गई, विमेन की जो वेबसाइट, विमेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो विमेन की वेबसाइट कंट्रोल कर रही है, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्ट, वो आप देख सकते हो। और भी कई डिफरेंट वेबसाइट हैं,
देख सकते हो, उसमें बहुत आपके ये स्कीम्स दी हुई हैं, उसे पढ़ सकते हो। बाकी सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मैंने कोशिश की है कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को छोटे से छोटे, कम से कम 10-10 मिनट के वीडियो पे कंपाइल्ड करके मैं दे सकूँ। तो मैंने अपना कोशिश किया है कि ईज़िली आप उसको, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो एग्ज़ाम्स में हो जाएगा। एंड जहाँ पे ज़रूरत लगी वहाँ आर्टिकल्स भी डिस्कस कर लिए, एंड आगे भी कंटिन्यू कर रही हूँ मैं इसे। एंड इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये जो 4 न्यू लेबर कोड्स है ना, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड उसको, ये जो आपका इसमें ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इससे क्वेश्चन आने के काफ़ी फेयर चांसेस है। जनरल अकाउंटिंग के बारे में भी, अकाउंट्स में बेसिक आप ये समझ लो कि अकाउंट्स में आपका क्या आ सकता है। बैलेंस शीट, और ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ये समझिए कि जैसे पिछली बार ही पूछ लिया था, है ना, कि बैंक से, सॉरी, ब्रांच रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था कि ये रियल है, नॉमिनल अकाउंट है, कि कौन सा अकाउंट है। तो ये आपको समझना चाहिए कि रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ये सारे अकाउंट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये बेसिक अकाउंटिंग्स हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अकाउंट्स का बेसिक भी क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। बहुत इन डेप्थ डिटेल्ड, एक आध 2 क्वेश्चन उन्होंने टफ पूछा था, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम अकाउंट सेक्शन वॉज ईजी। बट ये इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ में ILO के कन्वेंशन पूछ लिए थे। फिर आपके वेबर रिच के बारे में क्वेश्चन आ गए थे, उनके 5 बिग जाइंट्स के बारे में मैंने अपने कई वीडियोस में डिस्कस किया। अलॉन्ग विद दैट इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ पे जो प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चंस आए थे, उसको मैंने डिटेल्ड अपने प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन में डिस्कस किया है। वहाँ से वीडियो देख सकते हो, समझ जाओगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, ये तो गाइज़ ये हमारे 10 टॉपिक्स हो गए जिसको मैंने पूरा कवर कर लिया है। फिर भी आप जो जनरल सेक्शन है वो आपका इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट अफेयर्स में भी जो आपके सोशल इश्यूज हैं उसे देखो, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। अगर आप इस पर भी स्कोर कमांड अच्छा करते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स में मार्क्स गेन करने की। आगे हम चलते हैं टेस्ट सीरीज़। आप यहाँ पर, मैं टेस्ट सीरीज़ जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट वीक में एक बार तो आपको करना ही है, और रोज़ कम से कम एक सेक्शनल टेस्ट तो देते रहिए। मतलब एक बार आपने उठाया, मैथ सेक्शन का दे दिया, रीजनिंग सेक्शन का दे दिया, ऐसे सेक्शनल टेस्ट देते रहिए। तो वो आप क्या को ब्रशअप करते जाओगे अपने नॉलेज को, और ज़्यादा शार्पनेस आती जाएगी आपके नॉलेज में। ठीक है, और यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज़ आपको ऐसे तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आप कोई भी अच्छे नोन देख सकते हो। यहाँ पे ग्रेडअप ऐप है, क्योंकि मैं खुद भी इतने दिन से कुछ टाइम ले रही थी समझने के लिए, मैंने अलग अलग वेबसाइट में टेस्ट दिया, तो मुझे ग्रेडअप ऐप का अच्छा लगा। आप ग्रेडअप ऐप का देख सकते हो टेस्ट सीरीज़। इसके अलावा आप ये 24/7 ये बैंकर्स अड्डा, क्योंकि वहाँ का भी ले सकते हो। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज़, ये ऑलिव बोर्ड का भी मुझे अच्छा लगा पेपर। लोग कहते हैं कि ऑलिव बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल। ये मुझे लगता है SSC वालों के लिए सही, क्योंकि SSC के टाइम पे ऑलिव बोर्ड का जो पेपर होता है वो कुछ मैथ्स के स्पेशली क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के हो जाते थे। उसकी एग्ज़ाम देने के बाद आपको मैथ्स का पेपर देने जाओ तो ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, मतलब ठीक ही आए हैं। वो कुछ ज़्यादा ही टफ पूछ लेते थे। बट ऑलिव वुड में मैंने जो इसका एक बार अटेम्प्ट देके देखा पेपर का, वो इतना भी टफ, मतलब ठीक था। मतलब जो भी लेवल UPSC कवर करी है, स्पेशली आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। मॉडरेट से टफ लेवल ही मेंटेन किया है उनने, तो ठीक था। मुझे ऑलिव वुड भी सही लग रहा है। ग्रेडअप ऐप में आप ट्राई कर सकते हो। ये 24/7 जो बैंकर्स अड्डा की है उनके, उसमें EPFO की, और भी आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से, मैं पर्टिकुलरली नहीं बता रही, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हो। या अरिहंत की टेक्स्ट बुक्स आ रही हैं, या किरण पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, आप वो किताब ले आओ घर और प्रैक्टिस करते रहो। अपने आप को 2 घंटे का टाइम दे दो, और मार्क्स, क्योंकि हमें नहीं पता 300 का मार्क्स का पेपर है, बट हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आएंगे। लास्ट टाइम 120 क्वेश्चंस थे, तो हर ये आपके कितने मार्क्स का पेपर होगा ये लास्ट टाइम तो एटलीस्ट आपको पता तो था कि ये इतने नंबर का पेपर है। और 75%, हाँ एक चीज़ मैं भूल गई, आपका 75% आपका रिटर्न का वेटेज है, एंड 25% इंटरव्यू का है।
दैट मीन्स आप जितना से ज़्यादा आप रिटर्न में अच्छा स्कोर कर लोगे उतने फेयर चांसेस हो जाएंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के। ठीक है, तो ये आप टेस्ट सीरीज़ कोई भी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बड़ी बात, आप अपना रिवीजन हर दिन करते रहिए। अगर आपने टेस्ट दिया है तो टेस्ट का एनालिसिस करने में बिल्कुल मत कतराइए। अगर आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं तो खुद को ज़बरदस्ती नंबर मत दीजिए। जो सही है वो सही है, जो गलत किया। आपको अपना एक्चुअल सेल्फ रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन आप लगातार करते जाइए। रिवीजन की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी ना, वो मोटिवेशन वीडियो में आप वहाँ देख सकते हो कि आपको सब्जेक्ट का, अगर आपने जो रात में पढ़ा है सुबह बिना किताब खोले या रात में सोने से पहले पढ़ते जाइए। आप जहाँ स्किप कर रहे हैं, जहाँ पे आपके दिमाग से जा रहा है, आप दोबारा देखोगे तो वो परमानेंटली धीरे धीरे 6-7 दिन के अंदर याद हो जाता है। सेल्फ रिवीजन एंड सेल्फ रिव्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप अपने आप को ईमानदारी से रिव्यू करोगे उतने आपको अपना लेवल पता चलेगा, उतना ही आप बेस्ट एग्ज़ाम में दे पाओगे। तो यहाँ पे सेल्फ रिव्यू बहुत ज़रूरी है। एंड अब हम यहाँ पे आते हैं मोटिवेशन पे। यहाँ का हमारा जो मोटिवेशन है, ठीक है, वो ये है कि हमें एग्ज़ाम को कैसे देना है, ये हम एग्ज़ाम को क्यों हम ये एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि भाई ये एक आप एक गैजेटिव ऑफिसर बनोगे। आपको पता होगा ये ग्रेड बी पोस्ट है, जो इनका आपने एप्लीकेशन फॉर्म में पढ़ा होगा। शायद 4800 ग्रेड पे का आपको यहाँ पे मिल रहा है। जो लोग बच्चे एसएससी की तैयारी करें, मैं बता दूँ, जब आप इंस्पेक्टर पोस्ट पाते हो तो वो 4600 ग्रेड पे की होती है। जो उसका नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो 4800 ग्रेड पे आता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप गैजेटिव ऑफिसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रमोशन बहुत फास्ट है, आप जल्दी ही कमिश्नर की पोस्ट पे पहुँच जाओगे। बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में कि आप कमिश्नर हैं एरिया के या रीजन के। वो प्रमोशन जो आपको मिलता है, सैलरी बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी है, क्योंकि 4800 ग्रेड पे का इन हैंड आपके अराउंड 60 to 70,000 तो आएगी ही आएगी। ठीक है, और आपको जो स्टेटस है भाई, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, उसका एक इंडिया में एक अलग ही स्टेटस है। तभी तो सब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। सैलरी नहीं चाहिए, स्टेटस मिलता है, जो कि ट्रू है, वेरी ट्रू है। एंड स्टेटस है आपका। रिजल्ट यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यूपीएससी एग्ज़ाम लेने की वजह से रिज़ल्ट क्विक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर ये एग्ज़ाम होता है सितंबर में तो रिज़ल्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, रिज़ल्ट मुझे लगता है फाइनल रिज़ल्ट भी आ जाएगा। एंड आपको इसमें क्या है, एक एग्ज़ाम ये देना है और सीधे आपका इंटरव्यू हो, मेंस का चक्कर ही नहीं है। इसलिए भी ये सारे मुझे लगते हैं आपकी मोटिवेशन पॉइंट होना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलेगी नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कंपटीशन टफ है, ओनली 421 सीट्स पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है अभी भी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट सॉल्व करने का। एंड डिटेल और अदर सब्जेक्ट्स के जो पेपर एनालिसिस है मैं उसके साथ जल्दी आऊँगी। थैंक यू सो मच। And if you like my session, please like, share and subscribe. Bye, take care, all the best for your exams.